चलिए कल जो पढ़े थे उससे आगे पढ़ते हैं। कल चौथा क्लास था और चौथे क्लास में आप पढ़े हुए जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक था वो था द्रव की द्वैत प्रकृति, यानी कि द्रव के पास दो प्रकार का प्रकृति होता है, एक कण का और दूसरा तरंग का। उसी को बोलते हैं द्रव की द्वैत प्रकृति। अब इसके आगे जो अगला टॉपिक होगा वो था द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग। द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग। मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग। तो द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग किसको कहते हैं? तो जब कोई द्रव का कण गतिशील होता है तरंग के रूप में, जब किसी द्रव का यानी कि पदार्थ का कोई कण गतिशील होता है किस रूप में? तरंग के रूप में, तो उसी को बोलते हैं द्रव तरंग या डी ब्रोगली। तो द्रव तरंग तो सीधे द्रव जो गतिशील होता है यानी कि द्रव का कण जो गतिशील होता है तरंग के रूप में, उसको द्रव तरंग। इसका डी ब्रोगली तरंग नाम इसलिए है क्योंकि इसके बारे में जो कल पढ़े होंगे कि सबसे पहले बताया किन्होंने था, डी ब्रोगली जो नाम है। इसी कारण से इसका जो नाम पड़ा है वो दूसरा नाम है कौन सा? डी ब्रोगली तरंग। यानी कि जो द्रव है उसका जो कण गतिशील होता है तरंग के रूप में, उसी को बोलते हैं द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग। अब मैक्स प्लैंक के अनुसार से फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू, या न्यू को सी बटे लेमडा के रूप में लिखेगा तो एच सी बटे लेमडा। ये पहला समीकरण सी हो गया क्या? हवा या निर्वात प्रकाश का वेग, और ये लेमडा है तरंग दैर्घ्य की लंबाई। चलिए, और दूसरा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार से अगर द्रव्यमान m हो तो E बराबर फॉर्मूला होता है एम सी स्क्वायर। ये पीछे का चुना E बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये भी ऊर्जा का मान, ये भी ऊर्जा का, दोनों को एक दूसरे के समतुल्य कीजिए, यानी कि एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बटे लेमडा। एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बटे लेमडा। अब इसमें लेमडा का आंसर मतलब द्रव तरंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई का क्या फॉर्मूला होगा वो निकालना। तो सी देखिए यहाँ है, एक सी क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी कि बचा इधर एम गुने सी बराबर एच बटे लेमडा, या लेमडा को इस तरफ लाइए, एम गुने सी इधर पहले से इधर भागा इधर आके गुना बराबर एच, या अगर सिर्फ लेमडा का आंसर निकालना तो एम और सी गुना में इधर आके भागा एच बटे एम गुने सी, यानी कि डी ब्रोगली तरंग के या द्रव तरंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई का फॉर्मूला या लेमडा बराबर एच बटे एम गुने सी, जहाँ यह समझ रहे होंगे प्लांक नियतांक है, एम जो है वो कण का द्रव्यमान है और सी हवा या निर्वात में वेग है। अब अगर किसी दूसरे माध्यम में कण का वेग, ये तो बता रहे किसको? हवा या निर्वात को। अगर किसी और माध्यम में इसका वेग को भी से लिखते हैं तो भी अगर हो तो इसका हो जाए कितना? सी को बदल दीजिएगा वेग किससे? भी से, यानी कि लेमडा का फॉर्मूला जाए कितना? एच बटे एम। हवा या निर्वात के लिए फॉर्मूला होगा एच बटे एम गुने सी, और जबकि किसी और माध्यम के लिए लेमडा का फॉर्मूला होगा एच बटे एम गुने भी, जहाँ लेमडा क्या हो गया? डी ब्रोगली तरंग या द्रव तरंग की तरंग दैर्घ्य की लंबाई एम द्रव्यमान, भी वेग और एच प्लांक नियतांक है। ठीक है, तो ये किसी अन्य माध्यम के वेग को भी से लिख रहे हैं, जबकि हवा या निर्वात वाला फिक्स होता है जिसका मान होता है कितना? 3 गुना 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सी से लिख रहे हैं, उसको सी से लिखते हैं। तो अब इसके अनुसार से इसको एक बार ध्यान से समझिए, द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग किसको कहते हैं? द्रव तरंग मतलब जब कोई द्रव या किसी पदार्थ का जो कण होता है वो गतिशील होता है किस रूप में? तरंग के रूप में, तो उसी को बोलते हैं द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग। और इसके लिए पीछे मैक्स प्लैंक का विकर्ण क्वांटम सिद्धांत पढ़े थे, तो ई बराबर फॉर्मूला था एच न्यू, या न्यू के बदले सी बटे लेमडा लिखेगा तरंग दैर्घ्य की लंबाई के रूप में, तो फॉर्मूला बन जाता है कितना? एच सी बटे लेमडा।
दूसरा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार से ई का फॉर्मूला था कितना mc²। तो ये भी ऊर्जा का मान और ये भी ऊर्जा का, दोनों को एक दूसरे के क्या कीजिए समतुल्य कीजिए। तो mc² बराबर hc बटे लैम्डा, c है इधर c², एक c कैंसिल होकर क्या बचेगा, एक c बचेगा, यानी कि m गुने c इधर बचा और इधर h बटे लैम्डा बचा। अब यहाँ से तरंग दैर्घ्य की लंबाई का आंसर अगर निकालना है लैम्डा का, तो लैम्डा को इस तरफ लाइए, इधर भागा में इधर आके गुना m गुने c गुने लैम्डा बराबर कितना h, या लैम्डा का निकालना तो ये दोनों गुना उधर या किस में भागा, यानी कि लैम्डा बराबर फॉर्मूला होगा जाए कितना h बटे m गुने c, या लैम्डा बराबर h बटे m गुने c, मतलब h प्लांक नियतांक, m द्रव्यमान और c क्या हो गया हवाई निर्वात में प्रकाश का वेग। और अगर यही छोड़ के ये हवाई निर्वात को बताए, इसी को किसी और माध्यम में रखेंगे तो वेग को अगर भी से लिख देंगे तो ये नहीं बदलेगा, जबकि ये वाला मान क्या हो रहा है माध्यम के अनुसार से वेग का मान क्या होता है बदलता है, तो इसका मान बदल जाएगा। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला होगा h बटे m गुने, ये हो गया डी ब्रोगली तरंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई का फॉर्मूला। लैम्डा बराबर h बटे m गुने, लैम्डा बराबर h बटे m गुने। चलिए हो गया। अब इसके अनुसार से आप जो नोट वाला पॉइंट होगा उसको समझिए। चलिए, तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई लैम्डा है, लैम्डा का फॉर्मूला h बटे m गुना b। अब बताइए लैम्डा ये h है, प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होता है 6.63 गुने 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका मान बदलता है नहीं बदलता है, तो इसका मान नहीं बदलेगा, तो इसमें बदलेगा किसका किसका, जैसा कण होगा उसका द्रव्यमान बदल जाएगा और अलग अलग माध्यम में वेग भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो ये बताइए ये दोनों नीचे में तो क्या होगा, जब सामने सामने होता है मतलब यहाँ है, अगर यम भी यहाँ होता तो क्या होता है सामने सामने मतलब समानुपाती, एक ऊपर दूसरा नीचे हो गया मतलब क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घट जाएगा। ये सामने मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उल्टा हो गया मतलब कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा डिक्रीज करेगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा चलेगा। तो इसके अनुसार से अगर द्रव्यमान लीजिएगा तो डी ब्रोगली तरंग या द्रव तरंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई का मान द्रव या कण के द्रव्यमान के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो पहला होगा नोट लिखा हुआ होगा वो होगा कि द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई का मान कण के द्रव्यमान के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होगा m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको मतलब ये अगर बढ़ जाएगा कण का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा तो इसका मान क्या होगा बढ़ जाएगा। दूसरा वेग के रूप में अगर करेंगे तो वेग भी कहाँ है नीचे वेग, यानी कि अगर ये भी बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो दूसरा जो है कि डी ब्रोगली तरंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई का मान माध्यम में वेग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा v के व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा पहला हो गया द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा का मान, दूसरा वेग के व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा का मान। तीसरा जो होगा अगर किसी माध्यम में वेग जो है इसका शून्य, यानी कि द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग जो है वो अगर किस अवस्था में हो विरामावस्था में, वेग का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, वेग का मान शून्य हो जाए यानी कि विरामावस्था में, तो v बराबर कितना 0। अब इसमें रखते हैं लैम्डा बराबर h बटे m गुना v का मान कितना 0, यानी कि लैम्डा बराबर h बटे m 0 से गुणा कीजिएगा 0 में जब किसी से भागा दीजिएगा तब आंसर 0, लेकिन जब 0 से ही भागा देना होता है तो इसका आंसर हो जाता है अनंत। यानी कि इस समय जो होगा तरंग दैर्घ्य की लंबाई जब 0 से किसी अंक में भागा दीजिएगा तो उसका मान कितना होता है अनंत होता है। तो इस समय जब वेग का मान कितना हो जाएगा 0, यानी कि विरामावस्था में होगा द्रव तरंग, तो उसके लैम्डा का मान कितना हो जाएगा तरंग दैर्घ्य की लंबाई का मान अनंत हो जाएगा, वेवलेंथ का जो वैल्यू होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा। और इस तरह के द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग को देखा नहीं जा सकता है क्योंकि इसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई का मान क्या हो गया अनिश्चित हो गया, अनंत हो गया, जो निश्चित मान नहीं है। ये तब होगा जब वेग का मान कितना होगा 0 होगा तब, यानी कि v का वैल्यू जब 0 होगा तब ऐसा होगा कि लैम्डा का मान कितना इंफिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो निश्चित मान नहीं है
इसी कारण से इसको देखा नहीं जा सकता है। तो ये तीसरा नोट हो गया। चौथा नोट होगा कि द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग जो होता है वो आवेश से स्वतंत्र होता है, यानी कि इस पर मतलब कण पर आवेश है या नहीं है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या कोई आवेश नहीं है, ये उस पर निर्भर नहीं करता है। डी ब्रोगली तरंग या द्रव तरंग का मान या इसके तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मान जो होता है वो कण पर स्थित आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो कण है उस पर आवेश है या उस पर आवेश नहीं है, आवेश है तो धनात्मक है, ऋणात्मक है या उस पर कोई आवेश मतलब उदासीन है, तो उस पर ये निर्भर नहीं करता। प्लस होगा तब भी निकलेगा लेम्डा का आंसर, माइनस होगा तब भी निकलेगा लेम्डा का आंसर, और जीरो होगा मतलब कोई आवेश नहीं होगा तब भी लेम्डा का आंसर निकलेगा। मतलब इसमें कहीं कोई आवेश आ रहा है, लेम्डा में कहीं कुछ क्यू का आंसर आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, इस कारण से इस लेम्डा का मान क्यू पे निर्भर नहीं करता है। और जो पांचवा पॉइंट होगा वो है कि द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकता है। प्रकाशिकी में पढ़ना है पिछले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो आवेश के कारण से उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है, आवेश के कारण से उत्पन्न होता है, जबकि ये द्रव तरंग या डी ब्रोगली तरंग अभी तुरंत पर है कि ये जो होता है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो एक ऐसा है जो आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, जबकि ये जो है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो डी ब्रोगली तरंग या द्रव तरंग नहीं हो सकता, या द्रव तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो है विद्युत चुंबकीय तरंग वो आवेश के कारण ही उत्पन्न होता है, जबकि ये जो है डी ब्रोगली तरंग वो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। हो गया? तो इस तरीके से समझ लिया द्रव तरंग या कौन सा तरंग, डी ब्रोगली तरंग। चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है विभवांतर भी से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, मतलब लेम्डा का मान निकालना है ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो विभवांतर भी से गुजर रहा है। विभवांतर भी से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन passing through potential difference भी, यानी कि ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की लंबाई का मान यानी कि लेम्डा का मान निकालना है जो किससे गुजर रहा है, विभवांतर भी से गुजर रहा है। यानी कि ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेम्डा का मान निकालना है जो विभवांतर भी से गुजर रहा है। ठीक है, चलिए निकाल दें। इलेक्ट्रॉन है, अब अगर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान को लिखें किससे, m से, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर द्रव्यमान को m से और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिए कितना e, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान को m से और इलेक्ट्रॉन के लिए e लिखिए। ई लिखेगा तब भी, नहीं लिखेगा तब भी, दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ई सिर्फ इस कारण से लिख रहे हैं क्योंकि ये बता रहा है द्रव्यमान को, किसके द्रव्यमान को, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। तो अगर द्रव्यमान इसका एम ई हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना एम ई हो और भी वेग से ये गतिशील हो, तो इसकी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में कितना एम ई ठीक है स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब इस समय क्योंकि ऊर्जा और कार्य का मान पहले से जानते हैं हमेशा बराबर है, विभवांतर भी बराबर
W बटे Q होता है फॉर्मूला, विभव या विभवांतर फॉर्मूला पता होगा, V बराबर कितना W बटे Q। तो विभवांतर V कार्य का मान निकालिए W Q, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना E, यानी कि कार्य का मान होगा कितना V गुने E। तो गतिज ऊर्जा का मान, जब भी ऊर्जा का मान चाहिए तो हमेशा आंसर कार्य का निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा और कार्य दोनों का मान एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। 1/2 यानी V का स्क्वायर बराबर होगा V गुने किसमें E के। विभवांतर V वाले V को बड़ा लिखिएगा और वेग वाले V को छोटा लिखिएगा, या इसी में कीजिएगा तो 2 भागा में इधर आके गुना, यानी कि ME V का स्क्वायर बराबर 2 इधर आके गुना हो गया, और पहले से यहाँ था V और गुने E। तो हो गया ये ME V का स्क्वायर 2 भागा में इधर आके गुना हो गया, तो 2V गुने E। ऐसे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कि ब्रोगली तरंग है, यानी कि लैम्डा का मान निकालना है जो गुजर रहा है विभवांतर V से। चलिए अब इसमें देखें, संवेग के रूप में अगर आंसर बनाना हो तो द्रव्यमान गुने वेग होता है, लेकिन यहाँ वेग का क्या है स्क्वायर, द्रव्यमान गुने वेग होता है। P का फॉर्मूला क्या होता है m गुने v, तो m और v तो आंसर बन जाता है, लेकिन एक v बचा ही रह जाएगा, तो ये स्क्वायर है। तो अगर इसमें m से गुना कर दीजिएगा तो पूरे पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, m से सिर्फ एक तरफ तो गुना कर नहीं सकते, तो दोनों तरफ m से क्या कीजिए गुना कर दीजिए, दोनों तरफ m से गुना करने पर, दोनों तरफ करना हो, क्योंकि एक तरफ आप नहीं कीजिएगा, दोनों तरफ जब कर रहे हैं यानी कि इस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब गुना कर दीजिए, ME V का स्क्वायर गुना कर दीजिए किससे, ME से बराबर 2V गुने E, पहले से यहाँ है ये विभवांतर वाले V को हमेशा थोड़ा सा बड़ा लें और इसमें गुना कर दिए ME से। ये E गुना में नहीं, ये सिर्फ बता रहा है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। अब यह ME गुने ME, ME का स्क्वायर V का स्क्वायर बराबर 2V गुने E गुने ME। ME का स्क्वायर V का स्क्वायर बराबर 2V, क्योंकि ME दोनों तरफ गुना किए हैं तो दोनों तरफ गुना में, इधर तो स्क्वायर बन गया लेकिन उधर ME गुना में है। चलिए अब इसके आगे कीजिएगा, तो ये क्या हो गया, दोनों पे स्क्वायर, यानी कि इसको होल स्क्वायर लिख सकता है, ME V का होल स्क्वायर बराबर 2V गुने E गुने ME। बार बार ध्यान से बोल रहे हैं, ये जो E है ये गुना में नहीं, ये सिर्फ बता रहा है किसके द्रव्यमान को, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को। अब ये M और V आंसर बन जाएगा किसका, P का। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसका वेग, ये संवेग कितना P हो तो उसका द्रव्यमान और वेग गुना होकर आंसर बन जाएगा किसका, P का। यानी कि इलेक्ट्रॉन का संवेग P होने पर ये ME गुने V आंसर बन जाएगा किसका, P का। तो P का स्क्वायर बराबर 2V गुने E गुने ME। अब इसी में जब बनाए थे, पीछे वाला देखिएगा तो संवेग का फोटोन के रूप में आंसर बनाए थे, P बराबर H बटे लैम्डा, क्योंकि किसका निकालना, तरंग दैर्घ्य का आंसर निकालना। किसका निकालना, तरंग दैर्घ्य, यानी कि लैम्डा का मान निकालना। और लैम्डा का मान निकालना है, इसका मतलब इसको हर हाल में आपको बदलना है किस रूप में, लैम्डा के रूप में। तो लैम्डा के रूप में बदलिए, तो ये हो गया H बटे लैम्डा का स्क्वायर। P के बदले आंसर रख दिए तरंग दैर्घ्य की लंबाई के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य की लंबाई अगर लैम्डा हो तो P बराबर हो किसके, H बटे लैम्डा। ये देखिएगा पीछे बताया हुआ है फोटोन वाले, बराबर 2V गुने E गुने ME। कितना देखें ध्यान से और यहाँ समझिए, इसके पहले जो था गतिज ऊर्जा था, इसके पीछे जो 2 लाइन लिखा हुआ वो 1/2 ME V का स्क्वायर बराबर होगा, इधर का आज का आंसर निकाले, विभव मतलब विभवांतर और किस रूप में, आवेश के रूप में। तो V गुने E से था, 2 इधर भागा में था, इधर लेके चल जाएगा गुना में। अब इधर ME V का स्क्वायर मतलब ME V, संवेग का आंसर बनता है सिर्फ द्रव्यमान गुने वेग, लेकिन एक वेग क्या हो रहा है, बचा ही रह जाए, इस कारण से इसमें ME से गुना कर देते। सिर्फ इधर में गुना कीजिएगा, दोनों तरफ गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी गुना कर दिए, तो इधर बन गया ME गुने ME, ME का स्क्वायर V का स्क्वायर, ये वेग वाला वेग, और इधर 2VE गुने ME।
अब ये यम ई और भी दोनों पे होल स्क्वायर हो गया, ये तो यम ई भी का होल स्क्वायर बराबर 2v गुने ई गुने यम ई। ये हो गया द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि इसको लिखिए क्या संवेग के रूप में, संवेग के रूप में, यानी p का स्क्वायर बराबर 2v गुने ई गुने यम ई। चलिए अब फोटोन वाला संवेग जब पढ़े होंगे, क्योंकि निकालना है किसका तरंग दैर्घ्य का आंसर, तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई का आंसर यानी p को बदलना है किस रूप में, लैम्डा के रूप में। और फोटोन वाले में पढ़े होंगे, पीछे देखिएगा p बराबर हो गया कितना h बटे लैम्डा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का अगर संवेग कितना p हो तो p बराबर हो h बटे लैम्डा, h बटे लैम्डा रख दिया आंसर। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आगे मिटाएंगे। कॉपी में लिखा हुआ है ऊपर, सिर्फ समझना। चलिए अब आगे क्या कीजिएगा, h का स्क्वायर कितना, h स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बराबर 2v e, ये गुना वाला ही और m इलेक्ट्रॉन वाले ही को नीचे करके लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन हमें आंसर चाहिए किसका, लैम्डा का। देखिए तो यहाँ लैम्डा नीचे में, इसको 1 बटे लैम्डा का स्क्वायर नहीं चाहिए, लैम्डा का आंसर सीख जाए। तो पहले अगर इसको h स्क्वायर ऊपर में इधर ले जाएगा तो ये बचेगा कितना, 1 बटे लैम्डा का स्क्वायर बराबर 2v e m e। ये ऊपर में था, यहाँ भी कहाँ हो जाएगा, नीचे में। ये जो भी आंसर बन रहा है वो बन रहा है किसका, 1 बटे लैम्डा का स्क्वायर। ये जो भी आंसर बन रहा है वो किसका बन रहा है, 1 बटे लैम्डा का स्क्वायर। हमें लैम्डा का स्क्वायर या 1 बटे लैम्डा का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए किसका, लैम्डा का। हमें जो आंसर निकालना है वो किसका आंसर निकालना है, लैम्डा का आंसर निकालना है। चल देखिए, तो लैम्डा का आंसर निकालने के लिए क्या कीजिए, ये नीचे इसको ऊपर कर दीजिए, तो नीचे से ऊपर कर दिया तो ये लैम्डा स्क्वायर है, नीचे में 1 से भागा दीजिए, नहीं दीजिए वही आंसर है। तो इसको भी ऊपर करना होगा, यानी कि h ऊपर चला जाएगा h स्क्वायर और ये पूरा नीचे आ जाएगा, h स्क्वायर बटे 2v e m e। हमें आंसर निकालना है लैम्डा का, तो ये 1 बटे लैम्डा का आंसर बनता है, इस कारण से इसको कहाँ कर लिए, ऊपर। अब देखिए इधर ऊपर किया तो इधर वाला भी उल्टा करना होगा, h स्क्वायर ऊपर और ऊपर में जो था वो कहाँ चलाएगा, नीचे। अब आंसर चाहिए आपको लैम्डा का, तो इधर स्क्वायर उधर जाकर रूट में हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h स्क्वायर बटे 2v e m e। लैम्डा बराबर h स्क्वायर बटे 2v e m e। ये हो गया लैम्डा का क्या फॉर्मूला के रूप में होगा, तो ये होगा ऐसे, इसका सीधे मान निकलता है। फॉर्मूला के रूप में होगा तो होगा लैम्डा बराबर h स्क्वायर बटे 2v e m e, या इसी को घात के रूप में अगर लिखिएगा तो कहीं भी रूट है, इसका मतलब पूरे पे घात कितना 2 होगा। h स्क्वायर वाला जो आंसर है देखिए, तो h स्क्वायर है तो रूट में है, तो h स्क्वायर है तो एक h बाहर नहीं जाएगा, यानी कि ऊपर वाला तो बाहर निकल जाएगा लेकिन नीचे वाला बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कहीं स्क्वायर में है। 2v e m e, ये फॉर्मूला के रूप में h स्क्वायर था, रूट में है तो रूट में तो एक ही सीधे बाहर, लेकिन ये नीचे वाला जो है वो कहीं स्क्वायर नहीं है, किसी का कोई दो का भी नहीं निकलता है वर्ग। v स्क्वायर यहाँ रहता तब भले एक v निकाल देते, e स्क्वायर रहता तो एक e निकाल देते, m e का स्क्वायर रहता तो m e निकाल देते, लेकिन ये कहीं किसी पर वर्ग नहीं है, इस कारण से ये जैसे है रूट में ही आंसर बन जाएगा। अब इसी में ये तो फॉर्मूला के रूप में हो गया फॉर्मूला, अब इसी में जब सबका मान रख दीजिएगा तो इसका एक निश्चित वैल्यू आ जाता है। सिर्फ विभवांतर का मान आपको पता नहीं है, बाकी सबका आंसर आपको पता है। चलिए अब रखें, इसमें h का आंसर मान आपको पता होगा, h का मान होता है कितना 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नीचे में 2 है तो 2 अंक है, अंक का मान बदलेगा नहीं। भी विभवांतर भी है, विभवांतर भी का मतलब क्वेश्चन वगैरह आएगा तब उसमें मान दिया रहेगा, 1000 वोल्ट दिया हो जो भी दिया हो, 100 वोल्ट दिया हो तो उसका मान रखना है। भी का मान छोड़ के बाकी सबका मान आपको पता है। h का मान पता है, 2 पता है, e का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और m e मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर पढ़े होंगे तो पहले से पता होगा 9.1 × 10⁻31 के। इसमें h का मान इतना हो गया, e का मान छोड़ के बाकी सबका पता है। e का मान पता है 1.6 ×
10⁻19 कूलम हो। और यमी मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होगा 9.1 गुने 10⁻31 kg होगा। इसमें सिर्फ भी का यानी विभवांतर, क्योंकि निकालना है तरंग दैर्घ्य की लंबाई किस विभवांतर से गुजरने के लिए, बी विभवांतर से। इस कारण से भी का वैल्यू छोड़ के बाकी सबका वैल्यू आपको पता है तो सबका मान रख दीजिए। लेमना का क्या था, ऊपर में यश था, यश की जगह 6.63 गुना 10⁻34, नीचे में था 2, विभवांतर भी वाला मान पता नहीं, ई का मान था 1.6 गुने 10⁻19 गुने 9.1 गुने 10⁻31, या लेमना बराबर 6.63 गुने 10⁻34, नीचे में 2 अंक को एक साथ रखें, 1.6 और 9.1, 6 गुने 9.1, घात क्या कीजिएगा, यहाँ भी देखिए 10⁻19 है, यहाँ भी 10⁻31 है, तो यहाँ भी 10 का आधा, यहाँ भी 10 का आधा, घात को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो 10 पावर वाले -19 और -31। ऊपर में एच वाला वैल्यू, नीचे में सिर्फ भी नहीं पता, बाकी अंक को एक साथ रख लिए 1.6 और 9.1 को। यहाँ देखिए 10 के आधार कितना है -19, यहाँ 10 के आधार कितना -31, तो एक ही जैसा आधार होता है और गुना में होता है, तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ दिए तो -19 और -31 दोनों माइनस में, तो सीधे जोड़ दीजिए कितना -50। या लेमना बराबर 6.63 10⁻34 बटे नीचे में 2 गुने भी 6 गुने 9.1 गुने 10⁻50। लेमना बराबर 6.63 10⁻34, ये देखिए -50 है, तो वर्गमूल में तो आधा सीधा निकल जाएगा, -25, अंदर बचा 2 भी गुने 1.6 गुने 9.1। अब ये पूरे को कीजिएगा, जब सोल्व कीजिएगा तो लेमना का जो वैल्यू आएगा पूरा, ये जो अंक सिर्फ भी को छोड़ के बाकी सबका वैल्यू आ जाता है 12.27 गुने 10⁻10। नीचे में बचा हुआ है सिर्फ कौन सा आंसर, √2। लेमना बराबर जो इसका वैल्यू सोल्व करके आएगा वो है कितना, 12.27 गुने 10⁻10 बटे नीचे में, क्योंकि भी का मान पता नहीं है तो रूट भी में ही रहेगा। अब पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻10 के बराबर, एक एंगस्ट्रम जो होता है वो 10⁻10, तो एंगस्ट्रम ये जो है -10 को हटा के सीधे क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रम के रूप में 12.27 एंगस्ट्रम बटे नीचे में √v। लेमना बराबर 12.27 एंगस्ट्रम बटे √v, क्योंकि एक एंगस्ट्रम जो होता है वो बराबर होता है किसके, 10⁻10 के, तो 10�10 को हटा के सीधे एंगस्ट्रम के रूप में लिखें। और इसी को एक अन्य रूप में बदल सकते हैं आप, नैनोमीटर, 10�9 मीटर, 1 नैनोमीटर, ये सब कुछ पीछे पढ़ा हुआ होगा, नैनोमीटर बराबर 10⁻9 के, तो इसको 10 है -9 करना, मतलब एक अंक नीचे ही लगे, ये 10 है लेकिन 9 पे ही लिखना है, माइनस में मतलब किसमें, भागा में, तो एक अंक और भागा दीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि जब नैनोमीटर के रूप में लिखेगा तो हो जाएगा 1.227, जब एंगस्ट्रम तो 12.27, एक अंक और नीचे कर देंगे क्योंकि यहाँ 9 के रूप में लिखना है, 10 है तो एक अंक नीचे चला जाएगा, यानी कि भागा, तो एक अंक और भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, गुने 10⁻9 बटे √v, या इसी को लिख सकते हैं 1.27 -9 को लिख सकते हैं नैनोमीटर बटे। ये है विभवांतर भी से गुजरने वाले तीव्रौकिक तरंग के या इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्घ्य की लंबाई। मान सीधे बनता है 12.27 10⁻10, नीचे में √v या -10 को एंगस्ट्रम बोलते हैं, नैनोमीटर के रूप में लिखेंगे, एक अंक और भागा में चला जाएगा, यानी कि 1.227। तो जब नैनोमीटर होगा तो 1.227 गुने 10⁻10
9 होगा। जब एंगस्ट्रम होगा तो 12.27 गुने 10⁻10 होगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन जो किससे भी गुजर रहा है, विभवांतर भी से गुजर रहा है, उसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई, यानी कि ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की लंबाई। तो इसको देख लीजिए लास्ट वाला ऐसे। तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जो विभवांतर भी से गुजर रहा है, उसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई का मान होगा 12.27। एंगस्ट्रम के रूप में होगा तो 12.27 गुने 10⁻10 होगा। एंगस्ट्रम बोल रहे हैं मतलब 10⁻10, नीचे रूट भी होगा। और क्योंकि भी का ही मान पता नहीं है, बाकी सबका आंसर पता है। इसमें एच आ रहा था, एच जानते हैं प्लांक नियतांक का मान निश्चित है 6.63 गुने 10⁻34 जूल सेकेंड। फिर ई का मान आ रहा था, ई का मान पता है 1.6 गुने 10⁻19 कूलम होता है। और फिर एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होगा 9.1 गुने 10⁻31 पेज होता। सबका मान कर देते थे तो ये मान आ जाता है। तो जब एंगस्ट्रम होगा तो 12.27 और जब नैनोमीटर होगा तो 1.227 होगा। तो आधुनिक भौतिकी में जो 4 यूनिट है, लास्ट वाला 4 इकाई मिलकर जो बना है मॉडर्न फिजिक्स में, तो पहला जो यूनिट था वो है द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति वाला। तो उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत देख लेते हैं उसको, उसके बाद कल से परमाणु वाला है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता, अनिश्चितता मतलब समझते होंगे अनिश्चित जो निश्चित नहीं है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी भी गतिशील द्रव कण के, यानी कि जो कण गतिशील होता है उसके स्थिति का और संवेग का मापन जो होता है वो एक साथ समकालीन, एक साथ संभव नहीं है। यानी कि एक ही साथ दोनों को कभी मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि उन दोनों का हाइजेनबर्ग के अनुसार जो है उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा h/2 पाई के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो अगर गतिशील कण की स्थिति को मान लीजिए, लिख लीजिए किससे, डेल्टा x, क्योंकि छोटा होने का डेल्टा से लिख रहे हैं, और उसके संवेग को लिख लीजिए t। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होता है कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p, यानी कि स्थिति का और संवेग का गुणनफल बड़ा या बराबर होता है h/2 पाई, या इसी के बदले h/2 पाई के बदले सीधे ये h और ऊपर में ये तिरछा मतलब ये कटा हुआ लिखा है, ये कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना है कितना है h/2 पाई। ये h और ऊपर में ये कटा हुआ है, इसका मतलब होता है कितना आंसर h/2 पाई। जहाँ ये जो h है, h क्या होता है, प्लांक नियतांक। h जो है वो प्लांक नियतांक, जिसका मान आपको पता है 6.63 गुने 10⁻34 जूल सेकंड होता है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार होता है कि किसी भी गतिशील कण का स्थिति और संवेग का मापन एक साथ यानी समकालीन संभव नहीं है, और ये जो होता है इसका गुणनफल यानी कि स्थिति का और संवेग का गुणनफल हमेशा h/2 पाई से बड़ा या बराबर होता है, यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू किसके होता है h/2 पाई होता है। या इसके बदले सीधे ये वाला चिन्ह लिखा जा सकता है, दिख सकता है आपको, और इसका मतलब क्या होता है h/2 पाई, जहाँ ये h बता रहे किसको, प्लांक नियतांक को। ठीक है, अब इसका मतलब समझो,
कि मापन कैसे एक साथ संभव नहीं हो पाता। चलिए अब इसमें समझते हैं कि अगर मान लीजिए जो गतिशील कण है उसकी स्थिति निकालना, डेल्टा एक्स का आंसर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स का आंसर जब निकालना है तो अगर ये h बटे 2 पाई के बराबर, तो ये इधर इंटू में था, इधर आके किस में डिवाइड में हो जाएगा, इधर ऊपर में है, इधर आके किस का डिवाइड में। अब अगर स्थिति निकालना है तो h बटे 2 पाई नीचे में डेल्टा पी, इसका मतलब समझिए अगर संवेग का मान 0 कर दें, यानी कि डेल्टा पी का मान क्या कर दें, 0 कर दें, डेल्टा पी का मान 0 कर दें तो 0 निश्चित होगा, 0 एक निश्चित मान है, 0 निश्चित मान है। तो 0 अगर रख दीजिएगा अभी तो डेल्टा एक्स बराबर h बटे 2 पाई गुने 0, यानी कि डेल्टा एक्स इक्वल टू h बटे 2 पाई, 0 से गुना होकर पूरा आंसर कितना 0, और फिर 0 से भागा दीजिएगा, यानी कि ये फिर क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, यानी कि स्थिति का मान कितना हो गया अनंत हो गया, और अनंत कोई निश्चित मान नहीं है। सबसे पहले समझिए हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार होता है कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का गुणनफल हमेशा बड़ा या बराबर हो किसके h बटे 2 पाई के। तो इसमें दोनों का मापन एक साथ संभव नहीं है, यानी कि अगर स्थिति पता कर लेंगे तो संवेग नहीं पता होगा, और अगर संवेग पता होगा तो स्थिति का पता नहीं कर सकते, यानी दोनों का समकालीन मापन संभव नहीं है। इसी कारण से इसको अनिश्चितता बोलते हैं, मतलब एक निश्चित होगा जबकि दूसरा क्या होगा अनिश्चित होगा। देखिए तो डेल्टा एक्स का अगर आंसर निकालना है तो गुना में, इधर किसमें भागा में। अब इसमें अगर ये डेल्टा पी का मान मान लीजिए अपने मन से मान लीजिए कितना 0 है, यानी संवेग का मान कितना 0 है, तो 0 एक निश्चित मान है, तो 0 जगह रखिएगा तो 0 से फिर भागा देना है, यानी कि ये अनंत आ जाएगा, और अनंत कैसा मान होगा अनिश्चित मान, अनंत जो है वो अनिश्चित। तो स्थिति इसका देखिए अनिश्चित आ गया, डेल्टा एक्स स्थिति को बोल रहा है और डेल्टा पी किसको संवेग को बोल रहा है। तो डेल्टा पी मोमेंटम हुआ, मोमेंटम का आंसर अगर 0 रख दिए तो उसका पोजीशन वाला जो आंसर होगा वो कितना इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये जो है वो क्या हो गया निश्चित है, जबकि ये क्या है अनिश्चित है। इसी तरीके से दूसरा, इस बार डेल्टा एक्स का आंसर निकालें, डेल्टा पी का ही आंसर अगर निकालें, इसी में दूसरा समस्या। अब अगर डेल्टा पी ही निकालना हो तो डेल्टा पी एच बटे 2 पर, ये गुना इधर आके इस पर ये भागा हो जाएगा। अब देखें अब अगर डेल्टा एक्स का आंसर 0 है तो फिर से ये क्या हो गया निश्चित मान हो गया, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई इंटू 0 से फिर डिवाइड कीजिएगा, पहले नीचे में गुना कर दिए 2 पाई से तो 0, और डेल्टा पी 0 से भागा दीजिएगा, आंसर इन्फिनिटी। तो देखिए इस पर क्या हुआ पोजीशन जो है वो 0 है और 0 निश्चित मान है, जबकि डेल्टा पी का आंसर कितना आ रहा है इन्फिनिटी आ, मतलब दोनों का मान एक साथ मापा नहीं जा सकता है। यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, मतलब इनके अनुसार यानी कि सिद्धांत के अनुसार है कि जो कोई गतिशील कण होता है उसकी स्थिति और संवेग का गुणनफल हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके h बटे 2 पाई से, और इसमें दोनों का मापन एक साथ संभव नहीं, यानी कि समकालीन मापन दोनों का संभव नहीं है। कोई अगर एक निश्चित होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। इस दोनों में जैसा रख के देख लिए कि एक बार अगर डेल्टा एक्स का 0 रखते हैं तो डेल्टा पी इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर डेल्टा पी 0 रखते हैं तो डेल्टा एक्स का आंसर कितना इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब अगर डेल्टा एक्स 0 है मतलब 0 निश्चित मान है, स्थिति जो हो गया वो निश्चित हो गया, तो उस स्थिति में डेल्टा पी का मान अनंत हो जाता जो अनिश्चित हो गया। उसी तरीके से अगली बार उसका उल्टा रख लेते हैं, डेल्टा पी का ही अगर 0 रख लेते हैं तो निश्चित हो गया डेल्टा पी का मान, लेकिन डेल्टा एक्स का मान कितना हो गया अनिश्चित हो गया, अनंत हो जाता है, और अनंत कैसा मान है अनिश्चित मान। यही कहलाता है कौन सा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे पहला इकाई है द्रव तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, वो शुरू से अभी तक इतना में हुआ। अब दूसरा इकाई कल से स्टार्ट करेंगे, कौन सा परमाणु, ठीक है। आगे कॉपी में जितना भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उसको सही तरीके से पढ़ लिया कीजिए, और पढ़ के मतलब देखिएगा अगर वीडियो तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, और सब कुछ समझ ऐसे बिल्कुल इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको क्लास जैसा सब कुछ समझ में आए। फिर भी कभी दिक्कत होता है, कहीं भी दिक्कत होता है तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से, ठीक है। आगे कल देखते हैं परमाणु।
ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। और तब फिर से लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए। आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही।